एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप शादी करें तो जैसा लड़का हो वैसे ही लड़की होनी चाहिए। अगर एक खूबसूरत और एक में कमी रहती है तो उसे अपने जीवन में बहुत दुख सहना पड़ता है। वह कभी अपने मनचाही प्यार को नहीं पा सकता। अगर आप उसे कमतर हैं तो वह हमेशा आपको नीचा दिखाती रहेगी और आप इसी गम में अपने आप को मिटाते रहेंगे। इसलिए आप कभी भी अपने जैसा ही जीवन साथी चुनें। जैसा कमी आप में हो ऐसे ही कमी उसमें भी होनी चाहिए, ताकि वह आपको कह न सके। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। मेरा रंग रूप एकदम काला था और मैं इतना ज़्यादा हैंडसम भी नहीं था। यहाँ तक कि मैं ठीक ठाक से बात भी नहीं कर सकता था। मैं थोड़ा हकलाता था, अटक अटक कर बोलता था। मेरे अंदर कई कमियाँ थी। हाँ, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी दौलत थी, जो मैंने बरसों की मेहनत से कमाई थी। मैं एक बर्तनों की फैक्ट्री का मालिक था। इसी वजह से माँ ने ये सोच लिया था कि मुझे कोई हूर की परी जैसी दुल्हन लाकर देंगी। हमारे परिवार में सभी लड़के और लड़कियों की जोड़ियाँ अच्छे से मिलाई जाती थी और हमारे अमीर होने की वजह से मेरे कितने रिश्ते भी आ रहे थे। मेरी मम्मी को तो मेरे लिए हूर की परी ही लाने की इंतज़ार में बैठी थी, क्योंकि हम परिवार में सबसे अमीर थे, जबकि हमारे कुछ गरीब रिश्तेदार हमें अब इज्जत की निगाहों से देखने लगे थे। लेकिन मम्मी ने उनमें से किसी के घर झांका तक नहीं था, क्योंकि मेरी एक भाभी भी वह अपनी बहन के लिए मेरा रिश्ता मांग रही थी। पर मेरी माँ को तो ऐसे रिश्तों पर कम ही विश्वास था, इसलिए मेरी शादी बिल्कुल अलग घर में करना चाहती थी और सीधा बाहर से मेरा रिश्ता लेने पहुंच गई थी। पुराने मोहल्ले में एक घर बनियों का भी था, जिनकी लड़कियां बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थीं। उनको बनिया इसलिए भी कहा जाता था कि अपने शान बान से बहुत अमीर लोग थे। मम्मी को न जाने क्यों उनका रहन सहन शुरू से ही पसंद था, जबकि मुझे इस परिवार में सिवाय बनावटी और दिखावटी के अलावा और कोई बात समझ नहीं आई थी। जब मम्मी ने पुष्पा के घर रिश्ता लेने जाने की बात की तो मैं ये सोचकर चुप हो गया। कौन सा पुष्पा के घर वालों ने मेरे लिए ये रिश्ता दे देना है। वह तो बहुत खूबसूरत लड़की है। उनकी खूबसूरती के किस्से हर गली में मशहूर थे। मैं तो उनके तरफ से ना होने के इंतज़ार कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे खुशखबरी सुना दी थी कि पुष्पा के यहाँ से उनके माँ बाप ने तेरे लिए रिश्ता हाँ कर दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि पुष्पा जैसी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है। रिश्ता होने के बाद शादी की तैयारियां हो रही थी और फिर वह दिन भी आ गया था जब पुष्पा दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। उसके पास जाते हुए मेरा दिल धड़क रहा था, क्योंकि खूबसूरती का भी एक अलग ही रंग होता है। जब मैं पुष्पा के सामने गया तो ये बात सच साबित हो गई। वह जरा भी नहीं शर्माई थी, बल्कि वह आंखों में आंखें डाले मुझे देख रही थी। कुछ देर तक तो मुझे ये बहुत हसीन दुनिया लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन फिर उसका मुझे यूँ देखना कुछ अजीब सा शक सा लगने लगा था। मैंने देखा उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी और गुस्सा था। वह मुझे प्यार से नहीं देख रही थी, बल्कि कोई शिकायत की नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे मुझसे कोई शिकायत करना चाह रही थी। मैं उसके करीब बैठ गया, उसका हाथ पकड़कर उसे मुंह दिखाई देने की कोशिश की तो वह मेरी आंखों में पहले से भी ज़्यादा गौर से देखने लगी, जैसे मुझे देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा हो कि मैं उसका पति हूँ। मैंने उससे कोई बात नहीं की और चुप से कमरे से बाहर आ गया। मेरी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। मैंने इतनी धूमधाम से और अरमानों से शादी के इंतज़ाम किए थे और मेरी दुल्हन मुझे यूँ देख रही थी जैसे मैं चिड़ियाघर से आया हुआ कोई अजूबा हूँ। लगता था जैसे उसे मेरा आना पसंद नहीं था। कमरे से बाहर आया तो मेरी माँ चारपाई पर बैठी दिखी, जो शायद वह चारपाई पर बैठे माला जप रही थी और भगवान के आराधना में गुम थी। जब मेरी माँ ने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और हमारे घर में मेहमान भी जा चुके थे। माँ को देखते ही मुझे याद आया कि मैं तो शादी के लिए पहले भी राजी नहीं था। मेरी हालत देखकर वह भी समझ गई कि कोई तो बात है जो मुझे परेशान कर रही है। माँ की गोद में सर रखकर मैं फूट फूट कर रो दिया था। अरे मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया है? शादी की रात तू बुज़दिलों की तरह क्यों रो रहा है? माँ ने पूछा तो मैंने सारी हकीकत बता दी। मेरी बात पर माँ हंसने लगी। मैंने कहा कि इसमें हंसने वाली क्या बात है? माँ ने मुझसे पूछा, अरे मेरे भोले बेटे, ये लड़की तो बहुत शरारती है, इसलिए तो मैंने तुम्हारी शादी इससे करवा दी है। ये अपनी शरारतों से इस घर में रौनक लगाए रखेगी। अभी तुम उसे जानते ही कहाँ हो और तुम उससे डर कर यहाँ आ गए हो। चलो जाओ अपने कमरे में अपने दुल्हन के पास। अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मेरा दिल कुछ हल्का सा हुआ था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सुषमा का व्यवहार सिर्फ शरारत था। मैं वापस कमरे में गया
तो वह सो चुकी थी। मैंने कोई बात नहीं की और मैं चुपचाप सो गया। अगली सुबह माँ ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं भी खुश नज़र आ रहा था, मगर सुषमा का व्यवहार अभी तक बदला नहीं था। उसने मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया था। फिर वह इस नए रिश्ते को स्वीकार करने से पहले कुछ वक्त चाहती थी। तब माँ ने मुझे राय दिया कि मैं उसे घुमाने फिराने के लिए कहीं लेकर जाऊं, जहां मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। माँ की बात मानकर मैंने मैनेजर को फ़ोन कर दिया। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं, फैक्ट्री को वही देखेगा। मेरा छोटा भाई भी था। मैं फैक्ट्री उसके जिम्मेदारी पर भी देकर जा सकता था, मगर उसकी पढ़ाई की समस्या थी। वैसे भी ज़्यादातर वह हॉस्टल में ही रहा करता था। खैर, मैंने मनाली जाने के सारा बंदोबस्त करने के बाद सुषमा को इस बात की खबर दे दी कि हम अपनी शादी का हनीमून मनाने यहाँ से दूर कहीं जा रहे हैं। सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मनहूसियत के असर देखने को मिले थे। लगता था कि वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहने लगी, मैं सबके लिए नाश्ता बना लूँ, फिर चलते हैं। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने सुषमा को सरप्राइज़ दिया था, मगर मेरी पत्नी सुषमा को कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। नाश्ता बनाने के बाद वो मामूली सा तैयार हुई और एक सूटकेस तैयार करके कहने लगी, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं। सुषमा का ऐसा व्यवहार देखकर मैं कुछ ना बोला था। थोड़ी ही देर में अपनी गाड़ी में बैठा सुषमा से बातों में बिजी हो गया था, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह अजीब सी निगाहों से मुझे घूर रही थी। अब तो सुषमा के ऐसी आदत का मुझे अच्छे से पता चल गया था, तो मैं उसको इग्नोर ही मार देता था। अभी हम लोग आधे रास्ते में ही थे कि घर से माँ का फ़ोन आ गया। माँ बहुत परेशान और तकलीफ़ में लग रही थी। अरे बेटे, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तुम्हारे भाई का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, शायद वो बिजी होगा। बेटे जल्दी से घर आ जाओ और मुझे अस्पताल ले चलो। मुझे लगता है मेरा दम घुट रहा है, मैं यहीं बैठे बैठे मर जाऊंगी। माँ की ये आवाज़ सुनते ही मेरी जान से निकल गई थी। मैंने उसी वक्त गाड़ी को घर की तरफ मोड़ लिया था और जल्दी से माँ के पास पहुँच गया। वह दर्द से तड़प रही थी। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, जबकि उनके दिल में खिंचाव महसूस हो रहा था। मैं माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। माँ को डॉक्टर के पास छोड़कर मैं सुषमा के पास आया। मैं तो उसे माफ़ी मांगने लगा था कि अचानक मुझे माँ की वजह से वापस आना पड़ा, लेकिन उसके चेहरे से मुझे नहीं लगता था कि वह कोई रिएक्ट कर रही थी, बल्कि उसे तो खुशी हो गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ अकेले नहीं जा रही थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं है, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। उनके खाने पीने का ख्याल करें, वह दिल और शुगर की मरीज हैं, इसलिए उनके खाने पीने का ख्याल रखा करें। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने भगवान की बहुत कृपा की थी। बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। मैंने सुषमा से कहा कि मैं उसे घुमाने फिराने कभी और लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरी बात पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने भी ज़्यादा बातें नहीं बनाई। अब सुषमा माँ का ख्याल अच्छी तरह से रखने लगी थी। माँ भी सुषमा से बहुत खुश थी। 2-3 महीने इसी तरह बीत गए थे। एक दिन माँ ने मुझे खबर सुनाई, जो सुनने के लिए बरसों से मेरे कान तरस रहे थे। और हर आदमी की ज़िंदगी में ये बात सबसे ज़्यादा खुशी की होती है, जब उसे बाप बनने की खुशी मिलती है। मगर मुझे इस बात की हैरानी थी कि ये बात मुझे नहीं बताई गई थी, बल्कि मेरी माँ को बताया। हर जगह तो मैंने सुनता आया था कि सबसे पहले खुशी औरत अपने पति को ही बताती है। मुझे तो जैसे ये 6 महीने से नाराज़ थी। मैंने उसे पूछा, मुझे बताओ सुषमा, इतनी बड़ी खुशी की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने उससे पूछा, मुझे बताओ सुषमा, इतनी बड़ी खुशी की बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आता। मैंने सुषमा से प्यार भरे शब्दों में पूछा, तो वह गुस्से से बोली, इसमें खुशी करने वाली क्या बात है? और लाज सबकी ही होती है, हमारी भी होगी, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। सुषमा के मुंह से ये बात सुनकर मुझे हंसी से रहा नहीं गया। तुम्हें माँ बनने की खुशी नहीं है? मेरी बात पर वह चुप हो गई। मैंने हंसकर कहा, मुझे लगता है कि हमारा बेटा बहुत खुशकिस्मत होगा, उसके आते ही मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे खुश होने पर सुषमा ने अपना मुंह बनाते हुए मुझे घूर कर देखा और बोली, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे बच्चे के आने से बदलती है या बिगड़ती है। चलो ठीक है, मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगा। मैं हैरान हुआ था, कमरे से बाहर निकल आया था। मैं सीधा बाज़ार गया और वहाँ से 10 किलो मिठाई लेकर आया था। वह मिठाई मैंने अपने सब रिश्तेदारों में बांट दिए थे, मगर किसी को ये नहीं बताया था कि खुशखबरी है। बस ये बता दिया कि कारोबार में फ़ायदा हुआ है। माँ को इस बात से बहुत खुशी हुई थी कि मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ। खैर 9 महीने किस तरह बीते तो नहीं जानता, लेकिन मैंने एक एक पल का इंतज़ार किया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
जब इंतज़ार की घड़ियां पूरी हो गई और वह दिन भी आ पहुंचा जब मेरे घर में एक नन्हे मुन्ने मेहमान को आना था, जिसका मैंने महीनों से इंतज़ार किया था। लेकिन बदकिस्मती से मेरा छोटा भाई उन दिनों हॉस्टल में था और मैं फैक्ट्री के कामों में बहुत बिजी था। घर में सिर्फ मेरी माँ और मेरी पत्नी ही थी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा था, मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा तुम अपनी फैक्ट्री के कामों पर ध्यान दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ये सब औरतों के काम होते हैं, बच्चे की सारी समस्या मैं खुद देख लूँगी। माँ ने कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है, मैं भला कैसे अपनी पत्नी को अकेला छोड़ सकता हूँ। बस आज मुझे घर पर रहने दो, कल से मैं टाइम से फैक्ट्री जाऊँगा। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दिया तो वह चुप हो गई थी। फिर वह शुभ घड़ी आ गई थी जब सुषमा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। मैंने बेटे को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगा। सुषमा ने बस अपनी खाली आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान करने के लिए पैदा हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा सुषमा? क्या कभी तो तुम अपने मुंह से अच्छी बात निकाल दिया करो। मुझे सुषमा पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसे डांटते हुए कहा था। फिर वह कहने लगी, अच्छा मैं अब कुछ नहीं कहती, और वह नाराज़ सी चुप हो गई। और मेरी माँ तो नन्हे मुन्ने बच्चे की सेवा में लग गई थी। दोपहर हुई तो मैं कमरे से बाहर निकला और फिर सीधा मंदिर की तरफ चला गया और मैंने वहाँ पर ढेर सारी प्रसाद चढ़ाई थी। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर कदम रखा, मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो फैक्ट्री से मैनेजर का फ़ोन था, जिसने मुझे बताया कि हमारी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई है और काफ़ी नुकसान हो गया है, और ये भी बताया कि 2 मज़दूरों की जान भी चली गई है। ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने वापस मुड़ा और फिर भगवान जी की मूर्ति के आगे माथा टेका और जल्दी से फैक्ट्री की तरफ भागकर सारा रास्ता भगवान से प्रार्थना करता रहा। मैंने पिछले हफ्ते ही नया माल डलवाया था। मुझे अपने माल की फ़िक्र नहीं थी, बस मुझे फ़िक्र थी तो अपने मज़दूरों की जिनकी जान चली गई थी। वहाँ पहुँचा तो आग बुझाने वाली गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया था। मेरी आधी फैक्ट्री जल चुकी थी। मेरे 2 मज़दूर भी इस दुनिया से जा चुके थे। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने उन मज़दूरों के कफन दफन का सारा बंदोबस्त कर दिया था। उनके घर वालों को 5-5 लाख रुपए भी दे दिए। फैक्ट्री का सारा काम नए सिरे से करवा दिया था। इन सब कामों में मुझे 1 महीना लग गया था। एक दिन घर आया तो मुझे सुषमा बहुत खुश लग रही थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसे खुश देखा था। कहने लगी, लगता है कि मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी बहुत आसान करने के लिए पैदा हुआ है। भगवान की कृपा है। मुझे भी अपने बेटे की अहमियत का एहसास हुआ। मैंने उसे खुशी दिल से कहा था, बस अब एक और बेटा पैदा हो जाए तो मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। मैंने कहा तो वो मुझे गुस्से से देखने लगी, लेकिन मेरा ये ख्वाब जल्दी ही पूरा हो गया था। 6 महीने के अंदर ही मैंने अपने फैक्ट्री को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। और खुशी की बात ये थी कि सुषमा फिर से माँ बनने वाली थी। अब तो घर में एक नौकरानी का बंदोबस्त भी हो गया था, क्योंकि घर में भगवान ने इस तरह कृपा की थी हर तरफ। अब बस खुशहाली थी कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि सुषमा इस हालत में घर के काम काज करती। फिर घर में नौकरानी आ गई थी, मगर सुषमा के तेवर मुझे बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे। मैं समझ नहीं सकता था। सुषमा दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। इस हालत में औरतों का गुस्सा करना मामूली सी बात है, सो मैं उसकी हर बात चुपचाप सह लेता था। माँ भी मुझे समझाती रहती थी, जिस औरत के यहाँ बेटे पैदा होते हैं उसे गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन होना एक आम सी बात है। तुम इस बात का बुरा ना माना करो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। देखो तो सही, उसके आने से घर में किस तरह लक्ष्मी बरस रही है। पहले से ज़्यादा खुशहाली भी हो गई है। मैंने देखा कि सुषमा को ये बातें पसंद नहीं थी। उसे अपनी तारीफ़ सुनना बहुत बुरा लगता था। ये पहली औरत थी जो अपनी तारीफ़ पर भी खुश नहीं होती थी। हालांकि औरतें तारीफ़ की भूखी होती हैं। मैंने सोच लिया कि इस बार सुषमा को खुश करने के लिए मैं कोई ख़ास गिफ्ट लाऊंगा। और तभी मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम सुषमा को एक जोड़ी सोने का कंगन और खूबसूरत से सूट लाकर दे दो। माँ बोली कि ये तो तुम्हें हर बार करना चाहिए था। जब सुषमा पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए थे। बच्चों की पैदाइश पर तो हर कोई गिफ्ट देता है, लेकिन वह तुम्हें दूसरा बेटा देने वाली है, उसके लिए तो तुम जितना कर सको उतना ही कम है। माँ की बात सुनकर मुझे भी हौसला हुआ था। अगले ही दिन मैंने 10 जोड़े महंगे खूबसूरत कपड़े और एक गोल्डन की चूड़ियाँ बनवा दी। मैंने सुषमा के लिए कंगन में स्पेशल डिज़ाइन बनवाया था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी को किसी तरह की कोई कमी ना लगे। ये शायद दूसरा ही दिन था जब मैं माँ से इस गिफ्ट की बात की थी। तब मैंने सोचा कि घर में जाकर सुषमा से उसके कपड़ों का नाप लेकर आऊँगा।
बच्चे की पैदाइश पर ये सभी जोड़े सिलकर तैयार हो चुके होंगे, वह बहुत खुश हो जाएगी। मैं घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी। मैंने देखा हमारी नौकरानी रीता किचन में काम कर रही थी, जबकि सुषमा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मुझे फिक्र होने लगी कि वह इस हालत में कहाँ गई है। मैंने रीता से पूछा। रीता कुछ घबराई हुई थी, थोड़ी परेशान सी लग रही थी। जब मैंने रीता से पूछा क्या बात है, मुझे तुम सब सच सच बताओ, सुषमा कहाँ गई है? क्या तुमसे कुछ बताकर गई है? सुषमा को मैंने सारे घर में तलाश करने के बाद मैंने रीता से पूछा तो उसने नज़रें झुका ली। बोली कि साहब जी, एक औरत आई थी, बड़े अजीब से हुलिये में थी। उस औरत के साथ आपकी पत्नी बाहर गई है। मुझे कुछ बताया नहीं, बस यही कह रही थी कि मेरे सास और पति से इस बारे में कुछ नहीं बताना। मुझे रीता की ईमानदारी पसंद आई थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये नौकरानी दोनों तरफ कोई खेल खेल रही हो, मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ और मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़का रही हो। आमतौर पर काम वालियों का ये अच्छा तरीका होता है। फिर मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और खुद ही सुषमा के नाप वाले कपड़े लेकर वापस चला गया। मैंने टेलर को वह कपड़े सिलाई करने के लिए दे दिए और माँ को भी बता दिया कि मैंने सुषमा का नाप वगैरह सब कुछ टेलर को दे दिया है। माँ भी खुश थी और फिर वह दिन आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा जब मेरी पत्नी ने दूसरी बार फिर एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। मेरे तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं इस तरह खुश था कि बता नहीं सकता था। मैं फैक्ट्री से बाहर निकला तो मुझे एक औरत ने रोक लिया। उसने ब्राउन कलर की चादर ओढ़ रखी थी। मुझे कोई मांगने वाली औरत लग रही थी। मैंने 500 का नोट उसकी झोली में डाल दिया और आगे जाने लगा, मगर उसने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया। बेटा, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनता जा। तेरी पत्नी मनहूस है, जो भी औलाद पैदा करेगी तेरे लिए नुकसान ही होगा। ये तेरी फैक्ट्री जलकर राख हो जाएगी। इससे पहले कि तू उसे डिवोर्स देकर उसे घर से निकाल दे, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। औरत ने बड़ी ही दुख भरे शब्दों में और गजबनाक शब्द में ये बात कही थी। एक पल के लिए मैं ठिठक कर रह गया था। कहीं ये औरत कोई पहुंची हुई हस्ती तो नहीं है जिसने मुझे मेरे घर की सारी समस्या बता दिए थे। ये बात सच थी कि पिछली बार मेरा बेटा होने के बाद में मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, मगर मैंने उस औरत की परवाह नहीं की थी। घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि तुम दूसरी बार एक खूबसूरत बेटे के बाप बन चुके हो। सब मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मैंने ये बात माँ को नहीं बताई थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि वह औरत कौन थी जिसने मुझे ये सब बताया था। मैंने सुषमा से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की, मगर दिल ही दिल बेचैन था। मेरे दूसरे बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता बीत गया था। वह औरत दोबारा मेरी गाड़ी के सामने आ गई। इस बार उसका हुलिया अच्छा था। मैंने उससे पहले से ज़्यादा भीख दी। उसने दोबारा वही बात दोहराई तो मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ था। मुझे पिछले हफ्ते मेरी नौकरानी ने बताया था, एक अजीबोगरीब हुलिये वाली औरत अक्सर मेरी पत्नी के पास आती रहती है और फिर मेरी पत्नी उसे ढेर सारे पैसे देती है। मैंने उस औरत को एक नज़र गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे उसका हुलिया इस औरत से मिलता जुलता है, जैसा मुझे मेरी नौकरानी ने बताया था। मैं उस औरत को फैक्ट्री में ले गया और उसे वहाँ बंद कर दिया। वह बूढ़ी औरत ज़्यादा देर मुझसे लड़ ना सकी, इसलिए जल्दी ही हथियार डाल दिए। मैंने उससे कहा था कि वह मेरे बारे में क्या जानती है, मुझे सारा सच बता दे, वरना बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। उसने डर कर मुझे सब कुछ बता दिया। ये सब मेरी पत्नी के कहने पर कर रही थी। मेरी पत्नी के पुराने मोहल्ले में रहती है और इसी तरह मांग कर अपना गुजारा करती थी। सुषमा उसे अच्छे खासे पैसे मेरे ही घर से दे रही थी और ये कहती रही कि वो मेरे दिमाग में मेरे खिलाफ गलत फहमियाँ डाल दे, ताकि मेरा पति मेरे खिलाफ हो जाए और मुझे डिवोर्स दे दे। क्योंकि मैं देखने में इतना हैंडसम नहीं था, काला सा था और सुषमा किसी और को पसंद करती थी। मुझसे डिवोर्स लेकर वह नया घर बसाना चाहती थी, जबकि अब वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और उसे ये बातें बुरी भी नहीं लगती थी। मैंने सुषमा के बारे में जब ये हकीकत सुनी तो वह मेरे दिल से उतर गई थी। मैंने बूढ़ी औरत को कुछ ना कहा क्योंकि वह मजबूर औरत थी। मैंने उस औरत को छोड़ दिया था, लेकिन सुषमा को मैं आज तक अपनी नज़रों में गिरा हुआ महसूस करता हूँ। मैं उसे ज़िंदगी भर डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे 2 बच्चों की माँ है और मैं अपने बच्चों को कभी उसके माँ के बिना नहीं रहने दे सकता, चाहे वह कैसे भी हो। लेकिन वह मेरे दिल से तो बिल्कुल उतर गई है, चाहे वह मेरे खिलाफ कितनी ही षड्यंत्र क्यों ना कर ले। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने सुकून के लिए दूसरी शादी कर लूँ, किसी ऐसी औरत से जो मुझसे वफा करे और मुझसे प्यार करे, मेरे साथ रहना चाहे और मेरी ज़िंदगी में खुशी के रंग भर दे। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या ये मेरा फैसला सही है? मुझे सुषमा को माफ़ करके उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।